नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटी गुरूर और बहू क्लेश। मम्मी जी, काजल की सासू माँ का फोन आया था। काजल की गोद भराई की रस्म में तो हमें बुलाया है। नीरू ने अपनी सास जानकी जी से कहा। अच्छा, पर समधन जी ने मुझे फोन ना करके तुम्हें क्यों किया? वह कह रही थी कि आपका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया। हाँ बस, सब पता है मुझे। वह मुझसे बात ही करना नहीं चाहती, वरना यह बहाना नहीं बनाती। चलो मान लिया मेरा फोन नहीं लगा, पर जब वह तुमसे बात कर रही थी तब भी मुझे फोन देने को बोल सकती थी, पर नहीं। दरअसल मैं सब समझती हूँ। वह सोच रही होंगी कि उनके ऐसा करने से मैं बुरा मान जाऊंगी और अपनी बेटी की गोद भराई में नहीं जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी। मम्मी जी, आप हमेशा काजल के ससुराल वालों की बातों का गलत मतलब निकालती हैं और काजल की गलत बातों को सही साबित करने में लगी रहती हैं। तुम चुप रहो नीरू। काजल तुम्हारी तरह बिन माँ की बेटी नहीं है। वह मेरी बेटी है, मेरा गुरूर है वह। और कोई भी आकर उसके खिलाफ कुछ कहे और मैं उसे सच मान लूं, हरगिज नहीं। उस पर आज तक मैंने कोई पाबंदी रोक टोक नहीं लगाई। वह अपने मन की करने के लिए पहले भी आजाद थी और आज भी है। जब उसके माता पिता ने कभी उस पर कोई चीज जबरदस्ती नहीं थोपी, फिर उसके ससुराल वाले ऐसा करने की कैसे सोचते हैं? वह तो उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वह कहीं यात्रा कर सके, वरना उसे मैं यहाँ ले आती डिलीवरी के लिए। पता नहीं वह लोग उसका सही से ख्याल रखते भी हैं या नहीं। नीरू और कुछ नहीं कह सकी। फिर 2 दिनों बाद सभी काजल की गोद भराई में पहुंच जाते हैं। घर को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया था। काजल भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी धजी चमक रही थी। अपनी माँ को देखकर वह मारे खुशी के दौड़ पड़ी, जिस पर उसकी सास कल्पना जी ने उससे कहा, अरे काजल, जरा धीरे, तुम्हें हर कदम अब संभल कर रखना चाहिए। कल्पना जी का इतना कहना हुआ नहीं कि काजल बोल पड़ी, बस कीजिए मम्मी जी, मैं कोई बच्ची नहीं, अपना ध्यान में रख सकती हूँ। आपको कितनी बार कहा है, यह बात बात पर मुझे टोका मत कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब देखकर नीरू ने काजल से कहा, काजल, वह तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हैं, जरूरी नहीं हर बात का गलत ही मतलब निकालो। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी है, इसका ध्यान तुम्हें ही रखना है। और तुम कौन होती हो मेरी बेटी को यह सब कहने वाली? यह उसका घरेलू मामला है, वह खुद सुलझा लेगी। उसमें इतनी समझ तो है, तुम्हें ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। जानकी जी बीच में ही नीरू को डांटते हुए बोल पड़ी, भाभी, आप रस्म में शामिल होने आई हो तो अपना ध्यान वहीं लगाओ, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं। काजल की इस बात का नीरू को बहुत बुरा लगा और वह बाहर चली गई और सोचने लगी, ये माँ बेटी कितनी बदतमीज हैं। जब से काजल की शादी हुई है वह अपने ससुराल में बड़े क्लेश करती है। वह किसी की परवाह नहीं करती। जब मन किया सो गई, जब मन किया उठ गई, जहाँ मन किया चली गई, बिना किसी को कुछ बताए। कोई कुछ कहता है तो झगड़ने लगती है। जब यह बात कल्पना जी ने जानकी जी को बताई तो उल्टा अपनी बेटी को डांटने की जगह वह और उसे शह देते हुए उसके ससुराल वालों के खिलाफ ही बोलने लगी। काजल के ससुराल वाले बड़े ही सीधे साधे लोग थे, इसलिए उन लोगों ने उनसे बहस करना छोड़ खुद स्थिति में ढल गए। पर इससे इन माँ बेटी की हिम्मत और बढ़ गई और दिनों दिन काजल की बदतमीजी
बढ़ती गई। ये सारी बातें नीरू को बहुत बुरी लगती थी, पर उसे भी जानकी जी अनाथ कहकर चुप कर देती थी। उसका पति ऋषभ अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। कभी कभी नीरू उसे यह सब बातें कहती तो वह कहता, तुम औरतों के मामले में मुझे मत घसीटो, मैं दिन भर बाहर के टेंशन में रहता हूँ, घर आकर चैन से सोना चाहता हूँ। तो नीरू अब उसे भी कुछ नहीं कह पाती थी। खैर, गोद भराई से लौटते ही जानकी जी ने कहा, मैं अपनी बेटी को कार से यहाँ ले आऊँगी, उसकी डिलीवरी यहीं करवाऊँगी। उन लोगों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगले दिन जानकी जी ने वही किया जो उन्होंने कहा। काजल के ससुराल वालों ने लाख कहा, पर माँ बेटी नहीं मानी। काजल अपने मायके में आ गई और ससुराल वालों का फोन भी नहीं उठाती। एक दिन सुबह कोरियर से कुछ कागजात आए, जिसमें उसके तलाक के कागजात थे। लो काजल, इन पर अपने साइन कर दो। यह क्या है भाभी? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद पढ़ लो। ये कैसे बात कर रही हो तुम काजल से? हाँ तो जो ननद अपना ससुराल छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके में बसने आ जाए, उसके साथ और कैसा सलूक करना चाहिए मम्मी जी? भाभी, मैं यहाँ हमेशा के लिए बसने नहीं आई, अपनी डिलीवरी तक ही रहने आई हूँ। नीरू हंसते हुए बोली, जरा अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा खोलकर पढ़ तो लो, फिर यह बात कहना। और मम्मी जी, अब आगे इसके खर्च भी आप उठाना। भाई, इनकी तनख्वाह तो अब इतनी है नहीं जो इतने लोगों का खर्च उठा सकें। काजल जल्दी में जब लिफाफा खोलती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह तलाक के कागजात थे जो उसके पति आशीष ने भिजवाए थे। तलाक के कागज देखकर ही काजल शांत होकर सोफे पर बैठ जाती है और रोने लगती है। रो क्यों रही हो काजल? यह तो होना ही था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब से तुम्हें किसी की बात सुननी नहीं पड़ेगी। पर एक बात मेरी भी सुन लो, यहाँ मैं ज़्यादा दिनों तक तुम्हारी सेवा नहीं करूँगी। मेरे पति पहले से ही तुम्हारी शादी में हुए खर्च के कर्ज में डूबे हैं। ऊपर से 2 लोग और आ गए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। डिलीवरी के बाद तुम भी कोई काम ढूंढ लेना। नीरू, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी बात बोलने में? ऋषभ क्या सिर्फ तुम्हारा पति है? वह इसका भैया भी है। आने दो उसे, आज फिर बताती हूँ क्या कहा तुमने काजल को। शाम को जैसे ही ऋषभ घर आता है, वह काजल को देखकर कहता है, कैसी हो काजल? तुरंत जानकी जी ने कहा, आज तू सबके सामने बता, क्या तेरी बहन तेरे ऊपर बोझ हो जाएगी जो वह यहाँ रहेगी? यह सब क्या बोल रही है आप माँ? भला ऐसा कहने की वजह क्या है? तेरी पत्नी कहती है कि वह काजल की और उसके बच्चे की जिम्मेदारी तुझ पर नहीं आने देगी, क्योंकि तुझ पर पहले ही बहुत कर्ज है। इसलिए डिलीवरी के बाद काजल कहीं काम ढूंढ ले। क्या? पर डिलीवरी के बाद काजल तो अपने ससुराल ही चली जाएगी। फिर नीरू ऐसा क्यों कह रही है? मम्मी जी, पूरी बात तो बताइए अपने बेटे को। छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। वह दरअसल काजल और आशीष का तलाक हो रहा है। अब से काजल यहीं रहेगी। क्या तलाक? यह सब क्या हो रहा है इस घर में? काजल, तू बता, क्या हो गया? तुम दोनों में तो कितना प्यार था। आशीष तो हमेशा तेरी हाँ में हाँ मिलाता था, फिर आज यह सब? बेटा, तेरी बहन की गलती नहीं है। उसके ससुराल वालों को लगता है कि तलाक के कागजात भेजकर वह हमें डरा देंगे और काजल उनकी गुलामी करने लगेगी।
पर तू भी उन्हें बता देना कि उसका भैया अभी है उसके लिए। माँ, वैसे तो मैं हूँ, पर इस मामले में मैं नीरू के साथ हूँ। अपना ही गुजारा कितनी मुश्किल से होता है, ऐसे में दो लोगों की जिम्मेदारी। और काजल, यहाँ तेरी गलती भी है। तूने हमेशा अपने मन की, जिसकी सजा तो मिलनी ही थी। अब भुगतना तो तुझे ही पड़ेगा ना। यह तू क्या कह रहा है ऋषभ? नीरू ने तुझे बहकाया है ना? यह आजकल की लड़कियां सिर्फ क्लेश करने ही आती हैं, परिवार को जोड़ना तो कभी आया ही नहीं, बस हमेशा तोड़ने की बात ही करती हैं। बहू लाने से पहले ही सब जान जाते हैं कि यह तो बस आकर घर को तोड़ेगी, ऊपर से घर के बेटे को ही घर के खिलाफ कर देगी। चलिए मम्मी जी, यह बात आपको समझ तो आ गई कि बहू का मतलब क्लेश होता है, इसलिए आप बेटी को भी बहू के रूप में क्लेश करना सिखाती रहीं। पर जो बात मेरे लिए गलत, वह बात आपकी बेटी के लिए सही कैसे हो गई मम्मी जी? बेटी गुरूर और बहू क्लेश, यह बात कुछ समझ नहीं आई। काजल, मम्मी जी की उम्र शायद उतनी नहीं है कि वे हमारी बात समझे, पर तुम तो समझ सकती हो ना। एक तरफ तो मम्मी जी चाहती हैं मैं बहू का पूरा कर्तव्य निभाऊं, पर तुम्हें वही कर्तव्य निभाने नहीं देती। इसलिए अब तुम्हें फैसला करना है कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़नी है या एक बहू का कर्तव्य निभाना है। भाभी, सच में आज आपने मेरी आंखों पर से घमंड की पट्टी उतार दी है। जो बात एक माँ को अपनी बेटी को सिखानी चाहिए, वह बात आपने सिखाई, पर अब काफी देर हो गई है। आशीष ने तो मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है। नीरू हंसने लगी। उसे यूं हंसता देख काजल कहती है, क्या हुआ भाभी? पगली, तुम अभी तक अपने पति को नहीं समझ पाई। वह तुम्हें सपने में भी तलाक नहीं दे सकता, तो सचमुच की बात ही अलग है। यह सब तो मेरे प्लान का हिस्सा था, जिसमें तुम्हारे भैया, आशीष सभी शामिल थे। वह तो तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकता है, फिर तलाक क्या देगा? बाहर खड़ा है, तुमसे मिलने आया था, पर मैंने रोक दिया और कहा पहले इस नाटक को खत्म करेंगे, फिर आप अंदर आना। उसके बाद आशीष भी अंदर आ जाता है। काजल रोते हुए बोली, भाभी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी भाभी मिली। नीरू ने कहा, नहीं, तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला। अरे नहीं नहीं, सबसे ज्यादा खुश नसीब तो मैं हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। फिर सभी हंसने लगे और जानकी जी बस सिर झुकाई खड़ी थी। वह सब कुछ समझ तो रही थी, पर शायद अपनी गलती मानकर छोटों के सामने अपनी गलती स्वीकार करें, यह उनकी उम्र इजाजत नहीं दे रही थी। क्योंकि अक्सर बड़ों को लगता है कि हमेशा वही सही होते हैं, पर कभी कभी छोटे भी बड़ों को सीख दे जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।